नमस्ते, आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार और ये बतकही का प्रोग्राम है। भाग्य और नियति दोनों एक शब्द नहीं है। अपनी समझ की कमी से हम बोल सकते हैं कि भाग्य और नियति एक ही होती है। भाग्य वो है जिसको कर्म से बदला या नहीं बदला जा सकता है, लेकिन नियति विधि का विधान होता है, वो फिक्स होती है। न इससे हम बचे हैं, न आप बचेंगे और न और कोई बचा होगा। जब बात नियति की हो रही है तो अनायास ही बात रामायण की आती है और वो प्रसंग याद आता है कि राम, सीता और लक्ष्मण वन में चले गए हैं पारिवारिक कारणों की वजह से। उस वन में नियति पीछा नहीं छोड़ती है और सीता जी को रावण हड़ कर ले जाता है। राम जी पूरी गणित बैठाते हैं, जीव जंतु पशु सबसे सहयोग लेकर प्रकृति से, और सीता जी का पता लगाया जाता है और यह ज्ञात होता है कि सीता जी समंदर पार श्रीलंका में किसी के कैद में विद्यमान हैं। उस दल में हनुमान हैं, हनुमान वीर हनुमान, लेकिन हनुमान को यह पता नहीं है कि समंदर को पार करने की ताकत उनके अंदर है। उनको एक श्राप मिला हुआ है। फिर बात वही नियति की आती है, नियति सब कुछ कराती है। श्राप मिला हुआ है कि बिना जब तक उनको कोई याद न दिलाए तब तक हनुमान को यह पता नहीं होता है कि हनुमान क्या क्या कर सकते हैं। हनुमान के साथ में फिर शब्द जोड़ रहा हूँ, वीर हनुमान। हनुमान को जामवंत ने याद दिलाया है कि हनुमान इस खेमे में तुम ही हो जो समंदर पार करके सीता माता का पता लगा सकता है। हनुमान को याद आती, फिर मैं भूल गया, वीर हनुमान को याद आती है कि नहीं, हम ऐसा कर सकते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, सभी लोग उसके गवाह हैं। एक और व्यक्ति हमारे साथ बैठे हैं। पहचान में 3-4 संज्ञाएं जुड़ी हुई हैं। सारी चीजों पर बात करेंगे, लेकिन बात हम उस गांव से करते हैं जो आपको संपूर्ण पोषण प्रोवाइड कराता है, आपको देता है, जिससे कि आप निकलकर उभरकर आगे आए। गांव है कुरई, और कुरई इस बात से भी जाना जाता है कि वहां श्रद्धेय स्वर्गीय लाल मुनि चौबे जी का जन्म हुआ है। जन्म हुआ था, अब है नहीं। एक अच्छी पहचान उन्होंने अपनी बनाई, बिहार के भी राजनीति में और देश के भी राजनीति में। उनके जायज हैं हेमंत चौबे जी। दिलचस्प बात इसलिए हो जाती है कि जन सुराज से प्रत्याशी हैं। फिर मैंने बात बोला नियति की। एक बात और हमने बोला था, वीर हनुमान। उस गांव का नाम कुरई है और उस गांव में इनका नाम वीर हनुमान है। मेरा सर सवाल यहाँ से है, आपको भी जगाना पड़ा क्या? पहले आपको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने जो है इसको जरूरी समझा, इसके लिए आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। वीर हनुमान जो नाम हमने आपका लिया था, ये सही नाम लिया था या गलत, या फिर ये जो नाम सही है इसके पीछे नामकरण के पीछे वजह क्या था? हाँ, तो ये मेरे बाबा ने ये नामकरण किया था कि मैं नाती के रूप में, बालक के रूप में जो है मैं उनके जीवन में पहला जो है संतान हुआ, जो देख कर बहुत ही प्रसन्न हुए। जो घर की परंपरा होती है उस हिसाब से उनको देखने की इच्छा जो थी। जब मैं ननिहाल में जन्म लिया तो हमारे गांव में उस समय पूस का महीना था, पूस जनवरी तो सुना कि हमको नाती हुआ है। तो ऊख की पेराई हो रही थी और गुड़ बन रहा था। तो जब ही सुने तो मंगलवार का दिन था, हनुमान जी का दिन था, तो उन्होंने कहा कि हमारे घर तो वीर हनुमान आ गए और सारा कराहा का गुण जो है गांव को बांट दिए। खुशी में बांट दिए। उनका नामकरण तो किया हुआ जो है हमारे गांव में, और जो हमारे आसपास के लोग हैं, गांव के लोग हैं, रिश्तेदारी में, ये सब लोग जानते हैं वीर हनुमान। और बहुत दिन तक ये करीब 85 तक ये नाम रहा, काम किया वीर हनुमान। उसके बाद आगे हेमंत चौबे पर। हाँ, हेमंत चौबे की कहानी है कि मेरे पिताजी जो थे वो उन्होंने नामकरण किया। जब हमारा दाखिला करवाए तो हेमंत चौबे के नाम से जो है। इसके भी पीछे कोई कहानी ये था कि वो कहे कि हेमंत के ही नाम से इनका। आपके पिताजी की एक लेगेसी रही है और आज भी हम लोग बाहर भी बोलते हैं
तो लोग बोलते हैं कि अच्छा चौबे जी वाला कैमूर, हम लोग बोलते हैं हाँ उसी कैमूर से हैं। हर जगह सम्मान मिलता है उनके नाम से। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके साथ किसका पहचान जुड़ा है, स्वर्गीय लालमुनि चौबे जी का या फिर जंसुराज का? देखिए दोनों का जुड़ा हुआ है, कैसे? क्योंकि जो लालमुनि चौबे थे, मेरे जो पिताजी थे, अब दिवंगत हो चुके हैं, उनका तो आशीर्वाद है, उनकी बड़ी पहचान थी ही, वो तो कोई मिटा नहीं सकता है, क्योंकि मेरी वल्दियत में है। और जो लालमुनि चौबे जी की जो सोच थी, वो जंसुराज के सोच से एकदम ऑथेंटिक मिल चुकी है। जो लालमुनि चौबे सोचते थे, वो वही जंसुराज सोच रहे हैं। कैसे, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। देखिए, राजनीति में कभी भी कोई व्यक्ति अपने लिए राजनीति नहीं करता। नहीं। अब राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जब शुरू करेंगे, जब देश गुलाम था, बिल्कुल, तो उस समय एक ही था कि राष्ट्र के प्रति समर्पित थे लोग, कि हम देश के प्रति अपना बलिदान देकर भी ये आज़ादी को प्राप्त करें किसी भी तरह। तो वहाँ कोई अपने लिए नहीं लड़ता था, जो भी लड़ता था देश के लिए लड़ता था, राष्ट्र के लिए लड़ता था, आज़ादी के लिए लड़ता था। तो उस परंपरा के पोषक थे लालमुनि चौबे जी। अब आज की राजनीति में क्या आ गया है कि मेरा भला हो जाए, मेरा विकास हो जाए, मेरा मकान दुकान खुल जाए, तो मानते हैं कि हमारे मकान दुकान, हमारे सुख चैन से सबका सुख चैन जुड़ा हुआ है, सबको प्राप्त हो गया, ये स्थिति है। तो मतलब कहने का है कि उस समय की जो राजनीतिक धारा थी, समाज के विकास में व्यक्ति का विकास देखती थी। आज की धारा है कि व्यक्ति के विकास में समाज का विकास दिख रही है। हम जाते हैं 2005 बीएसपी के टिकट पर, आपको टिकट दे रहे थे? जी हाँ, एक बार मुझे चुनाव लड़ने का बहुत इच्छा हुआ। सब लोग कहते थे कि चुनाव लड़िए, राजनीति में आइए, बाबा की विरासत को संभालिए, अब बाबा की जीते जी आप हो जाइए। तो थोड़ा सा मैं उस समय जो है नौजवानी एकदम मतलब लालच कदम रख रही थी संसार के इस विलासिता रूपी जीवन में। हाँ, मतलब कि जितने भी भौकाल टाइप के लोग हैं, ऐश्वर्य है, जितने सुख सुविधाएं हैं, उसकी तरफ एक आकर्षण नौजवान का होता ही स्वाभाविक रूप से होता है। तो हमको भी लगा कि नहीं भाई, लड़ना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। तो उस समय के अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष बिहार बीजेपी के थे, गोपाल नारायण सिंह। मैं इनके यहाँ गया टिकट मांगने कि मैं भी चैनपुर से उम्मीदवार हूँ, आप मुझे टिकट दीजिए। तो उन्होंने कहा कि पहले अपने बाबूजी से मांग लो टिकट, वहीं टिकट मिल जाएगा तुमको। तो हमारे पास आ गए, पहले चौबे जी से टिकट मांगो। तो हमने कहा कि दुनिया से टिकट मांग लेंगे, लेकिन चौबे जी से टिकट नहीं मांगेंगे। क्यों? चौबे जी नहीं देंगे टिकट हमको। परिवारवाद के विरोधी थे वो, बता रहे हैं आपको। वो कहते थे कि मैं जो है समाजवाद में परिवारवाद को नहीं मिला सकता, जैसा कि कर्पूरी ठाकुर ने कहा था। तो पिताजी का इतिहास यही रहा है कि कर्पूरी ठाकुर को यहाँ पहाड़ चढ़वा दिए थे। चैनपुर में अकाल था ना, खाम कला में कर्पूरी ठाकुर जी। हाँ, मेरे पिताजी जो है पहाड़ पे जो है भूखमरी थी, और कर्पूरी ठाकुर जी को, आदरणीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी, उस समय मुख्यमंत्री थे वो कर्पूरी ठाकुर जी, मुख्यमंत्री। और उनके साथ R.K. सिन्हा जी भी आए थे, जो राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के, जिनके बेटे हैं ऋतुराज सिन्हा जी। तो ये सारी टीम जो है, तो वो कर्पूरी ठाकुर के विचारों से उनका जो है सहमति था, और उनको मानते थे वो कर्पूरी ठाकुर। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। जब उन्होंने बोला कि जाकर अपने पिताजी से टिकट लीजिए, तब क्या हुआ? तो मैं पिताजी से कहा
गोपाल नारायण सिंह तो ऐसे बोल रहे थे, हाँ, वो आदरणीय अध्यक्ष जी। तो उन्होंने कहा कि गोपाल नारायण सिंह जी को पता नहीं है कि तुम हमारे बेटा हो। तो थोड़ा सा लगा कि भाई स्वार्थ में मैं था, थोड़ी सी हमको लालच आ गया। तो लगता है कि अपने मन का नहीं होता है तो खराब होता पुत्र होने के नाते बड़ा गुस्सा बाप पे आता है कि देखिए ये मना करते हैं। जबकि तो ऐसा हुआ, तो हम चले गए लखनऊ। अच्छा। तो उस समय नेतृत्व कर रहे थे सतीश चंद्र मिश्रा जी, महासचिव जी थे। उनके पास गया, वो कहे कि ठीक है विचार करते हैं हम। और उन्होंने बनाया, हमने करीब जनवरी ही था, 5 में जनवरी का महीना था। बहन जी ने कहा कि आप गांधी मैदान आओ, हम वहीं से करेंगे आप। तो हम गए गांधी मैदान। गांधी मैदान में हमको जो है अनाउंस हुआ, मंच पर हम गए और बहन मायावती जी ने घोषणा किया। 20 मिनट का तकरीबन बोला भी मेरे पिताजी को लेकर और हमारे बारे में। और वहीं से हो गया कि भाई अब टिकट है, मिल गया। हम क्षेत्र में आया, 4 दिन जो है प्रचार किया हमने। 5वें दिन क्या हुआ कि ऊपर से फोन आया कि भाई आप तो एमपी के बेटा हैं, तो आप पैसा जमा करिए। तो हमने कहा कि पैसा क्यों जमा करें? बीएसपी से फोन आया आपको? बीएसपी कार्यालय से, यहाँ के तत्कालीन प्रभारी थे गांधी आजाद जी। तो उन्होंने कहा कि आप तो, आपके बाप जी एमपी हैं, आप तो पैसा दीजिए हमको। मैंने कहा कि आप जानते हैं कि मेरा बाप जो है इतना पैसा कमाया है, ये सारे देश जानता है कि वो उनके पास पैसा कहाँ है। पैसे की तो राजनीति किए नहीं है, वो तो सेवा की राजनीति किए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपना टिकट रखिए और पैसा देकर और टिकट खरीदकर हेमंत चौबे चुनाव मैदान में नहीं जाएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार की पहली बुनियाद होगी जब हम। और उस समय हमको यहाँ आए, जब लौटे वहाँ से, तो लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए, निर्दल चुनाव लड़िए। तो बहुत से लोग कहते हैं कि आपने गलती की, उसी समय चुनाव लड़ जाना चाहिए था और आपने गलती किया है। एक वाकया और हमने सुना था, कोई आपको शीर्ष नेतृत्व भाजपा का आपको बुलाकर डांटा भी था कि ऐसा क्यों कर रहा? सुनिए तो, हाँ, वाजपेयी जी उसके बाद बुलाए आपको जी। मेरे वाजपेयी जी ने कहा हमारे पिताजी से कि चौबे महाराज बोलते, चौबे महाराज आपका बेटा तो जय भीम बोल रहा है। तो मेरे पिताजी ने कहा कि अब तो वो व्यस्क हो चुका है, अब तो आप जानते ही हैं। तो हमको फोन करवाए पिताजी, तो चले जाओ वाजपेयी जी के यहाँ मिल लो। वाजपेयी जी का मैंने पैर छुआ और बैठाए और यही कहे पार्टी में रहो। तो मैंने श्रद्धेय अटल जी की बात मानकर 20 साल जो है पार्टी में रहा। 20 इन बीच में बहुत से जो है घटनाएं घटी हमारे परिवार में। पिताजी भी अब नहीं रहे और सब लोग चले गए। तो बीजेपी में मैंने कहा लोगों से कि बीजेपी ने मेरे पिताजी को अभी तक वो सम्मान नहीं दिया जिसके हकदार है, जिसके वो हकदार थे। मैंने उन लोगों से बोला कि आप प्रदेश कार्यालय में या पार्टी लाइन पर आपने कभी श्रद्धांजलि जो है दिया है चौबे जी को?
और मैंने कोशिश भी किया कि लालमुनि चौबे के ऊपर परिवार का हक कम और पार्टी के कार्यकर्ताओं का हक ज़्यादा बनता है, क्योंकि लालमुनि चौबे एक विचार थे और उसी विचार पे आज भाजपा जो है आज पूरे देश में शासन कर रही है। वो विचार थे, वाजपेयी जी के विचार थे, लालमुनि चौबे जी के विचार थे, जसवंत सिंह जी के विचार थे, मुरली मनोहर जोशी जी के। लेकिन अब के भाजपा तो इन सबको साइड कर दिया ना। ये तो उनका विषय है। 14 के बाद जो है एक नई भाजपा आई है ना अब तो। 14 के बाद जो भाजपा आई उसमें सारे श्रद्धेय जो महापुरुष थे, बीजेपी ने एक ही काम किया है कि एक अभियान चलाया पार्टी के अंदर, वो अपमानित करने का। जितने भी जो अच्छे कर्मयोगी नेता थे उनको अपमानित करने का इन्होंने कहा। यही बीजेपी ने किया। लोगों ने बोला, जब हम आपका इंटरव्यू करने आ रहे थे तो लोगों ने बोला कि सब कुछ सही है हेमंत चौबे जी के साथ, लेकिन थोड़ा सा एरोगेंट है, जल्दी घुलते मिलते नहीं है किसी से, नेता वाला वो गुण नहीं है जो होना चाहिए। देखिए, जल्दी घुलने मिलने का समय तो आदमी देख कर ही करता है कि हम कैसे, अगर घुले मिले, अगर किसी से मेरा संबंध बनता है तो उस संबंध को जीवन पर्यंत निर्वहन करना मेरा फर्ज बन जाता है। अगर आप कहेंगे कि आज संबंध बनाए और कल छोड़ दिए, तो संबंध बनाने के पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि हम किससे संबंध बना रहे हैं और संबंध बनाने लायक आदमी है कि नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आज जितने भी मैंने संबंध बनाए हैं उनका मैं भरपूर प्रयास करता हूं कि जीवन पर्यंत निभे। चलिए, 2 सवाल तो अभी तक हमने किया, अब आते हैं थोड़े से चुनाव पर, उसी के लिए हम लोग आए हैं। आपके सामने लगभग 2 पूर्व मंत्री हैं, 2 मंत्री हैं। अगर बृजकिशोर जी को मिल जाता है तो वो भी पूर्व मंत्री हैं, और जामा जी तो सिंबल लेकर आ ही रहे हैं, जैसा अभी खबर मिला है। आप कैसे लड़ पाएंगे इन दोनों से? उधर बहुजन भी बहुत जोरों से लगी हुई है, धीरज जी भी लगे हुए हैं, आप कहाँ पाते हैं अपने आप को? देखिए, लड़ना हमको नहीं है, लड़ेगी जनता। ठीक है, हम तो एक बस, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी विचारधारा को लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे? जनसुराज की विचारधारा हुई या आपकी लेगेसी हुई या आपकी विचारधारा हुई, कैसे जनसुराज की विचारधारा जो है जनता के पक्ष में है, जनता के सहूलियत के लिए है, जनता के सुरक्षा के लिए है, जनता के विकास के लिए है। जितनी भी चीजें हैं जनता को पास देने के लिए जनसुराज को, कि व्यक्ति के चरित्र का निर्माण हो, व्यक्ति हर घर में जो है खुशहाली जाए, हर बच्चे को शिक्षा मिले, और जब नौजवान हो तो उसको रोजगार लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारी चीजें जब जनसुराज दे रही है तो इससे उत्तम विचार कौन सा हो सकता है? और जनता को चाहिए क्या? जनता को तो अपना बेहतर ही चाहिए। जनता तो बेहतरी के लिए है ना। तो ये बेहतरी के सवाल पर जनसुराज एकदम अडिग है और देने की प्रतिबद्धता है उसके अंदर। हम आपकी बात को मान गए। देखिए, बिहार की मिट्टी बड़ी उपजाऊ है, लेकिन थोड़ी सी कठोर मिट्टी है, कोड़ना पड़ता है, कुरेदना पड़ता है, और ये सब करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको नहीं लगता है क्या कि जनसुराज अभी उतना टाइम नहीं गंवाई है जितना में कि बढ़िया से मिट्टी को कोड़कर और पौधा लगा दिया जाए? देखिए, उसमें जनसुराज में ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है, पार्टी नहीं है मान लीजिए, लेकिन युग तो बदला है, कोड़ने के संसाधन तो अपने डेवलप हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पहले हल से खेती होती थी, अब ट्रैक्टर से खेती होती है। कई उसमें औजार आ गए हैं कि आदमी अब रोपाई में भी डेवलप कर गया है, कोड़ाई में भी डेवलप कर गया है, उसको काटने के लिए भी आ गया है सब, हार्वेस्टिंग वगैरह जो है। तो बहुत कम समय में आदमी जो है अब हर काम को कर ले रहा है। तो वैसे उसी अनुपात में अगर आप देखिएगा तो 3 साल का समय जो है
धनसुराज में प्रशांत मतलब किशोर आप जी बोल रहे हैं कि हमारा उत्पादकता ज्यादा है, हम्म, इसलिए कम समय में हम ज्यादा काम कर लिए। कहने का मतलब यही है। यही है। अच्छा, एक चीज और हमें आपसे जानना है कि आपसे पुराने कार्यकर्ता और थे, 3-4 थे, लेकिन टिकट के रेस में आप आ गए और आपको टिकट मिला। आपको नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? गड़बड़ तो कहाँ होगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वो लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा देने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? इस पे कोई टिप्पणी मेरा नहीं। हम्म, पार्टी का फैसला सिरोधार्य होता है। हम ही को टिकट नहीं मिला, 2 बार से टिकट बीजेपी नहीं दी, क्या पार्टी छोड़ दी? 20 साल तो मैं रहा पार्टी में। अच्छा, बीजेपी छोड़ने से पहले आपने बात किया था किसी से कि हम सारे लोगों छोड़ने से जा रहे मैं 20 साल तो सारे लोगों से बात ही हो रही थी। हम आपके छोड़ने से 3 दिन पहले, छोड़ने के 3 दिन बाद हमने जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश जी का इंटरव्यू किया था। हमने उनसे सवाल किया आपके बारे में कि आपके एक भाई अभी छोड़कर जनसुराज में चले गए हैं। तो उन्होंने बोला कि हम तो हमेशा उनको बुलाते थे कि इस मीटिंग में आइए, उस मीटिंग में आइए, वो आते नहीं थे, कुछ बात भी नहीं की और छोड़कर चले गए। तो उनके बारे में मैं अगर न कुछ कहूँ तो बेहतर है, क्योंकि वो उसके लायक है ही नहीं। क्योंकि भाजपा के मूल विचारधारा के जो लोग हैं वो भाजपा से अलग हो चुके हैं, अलग थलग हो चुके हैं। उनको अपमान के सिवा कुछ मिला नहीं। अगर किसी भी भाजपाई से अगर इंटरनल आप बात करिएगा तो आप खुद पता हो जाएगा आपको कि भाजपा ने क्या किया है। अब आप प्रदेश लेवल पर ही देख लीजिए, देश लेवल पर तो बात मैंने कहा, देश लेवल की तो बात आप जानते ही हैं सर। आप प्रदेश लेवल को ही देख लीजिए कि सम्राट चौधरी जी यहाँ के डिप्टी सीएम हैं, वो कहाँ से आए हैं? कांग्रेस से थे? नहीं, पहले आरजेडी से आए हैं। आरजेडी से आए हैं। उनके पिताजी कांग्रेस में थे, फिर आरजेडी में आए, फिर कहाँ गए? उनके बेटा जो है जदयू में थे, फिर बीजेपी में आए ना। अब बताइए कि सम्राट चौधरी जी को जो डिप्टी सीएम है, जो राज्य के एक तरह से वो निजाम है, अब उनको एफिडेविट और हाफिडेविट, पेनाल्टी और पेलांटी, इन शब्दों का जिनको समझ नहीं है और अपने कुर्सी की पहले तो समझ नहीं है कि हम कहाँ बैठे हैं, हमको कैसा आचरण करना चाहिए, तो पूरा बिहार देख रहा है। कहने में शर्म आ रही है क्योंकि इसमें बिहार का अपमान है। पूरे देश में बिहार की प्रतिष्ठा को लोग पहले से गिराए थे और उसी की स्वाभिमान की लड़ाई हमारे प्रशांत किशोर जी लड़ रहे हैं कि एक डिप्टी सीएम बोल रहा है और महाराष्ट्र सुन रहा है, गुजरात सुन रहा है, हरियाणा सुन रहा है, दिल्ली सुन रहा है, एमपी सुन रहा है, आंध्रा सुन रहा है, कर्नाटका सुन रहा है, तो वो क्या जाएगा मैसेज बिहार के बारे में? आप भी शर्मिंदा होंगे, हम भी शर्मिंदा होंगे, पूरा बिहार शर्मिंदा होगा। और इस बात को गंभीरता से लेने की जरूरत है कि तभी कहेंगे कि ये बिहार में चोर रहते हैं, ठग रहते हैं। नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? नामांकन की तिथि 18 तारीख को तय की गई है और 18 तारीख को होगा। मैं सभी चैनपुर के सम्मानित भाई बंधु, गार्जियन, वंचित, अकलियत, गरीब गुरबा, टूटे हुए लोग, सारे लोगों से मैं अपील कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि वो भभुआ आकर मेरे नामांकन में हमको आकर आशीर्वाद दें और मुझे अपनी ताकत दें कि मेरा हौसला बढ़े और मैं इन चीज़ों से लड़ सकूं। ये चैनपुर की जनता को मेरा प्रणाम और नमस्कार है और सलाम है। नमस्ते। सिलसिला को ख़त्म करते हैं। फिर मैं बोलता हूं कि इस बार चुनाव को आप हमारे कैमरे से, अपने नज़रिए से देखिए। नमस्कार।